राधिका यादव मर्डर केस में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10 जुलाई को राधिका की हत्या उसी के घर में की गई थी और दीपक यादव पर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप है। और पुलिस की शुरुआती जांच में दीपक ने तानों से परेशान होकर ये बात कही है, लेकिन उसकी थ्योरी पर पुलिस को शक है क्योंकि उसकी खुद की कमाई लाखों में थी। अब पुलिस इस केस की हर एंगल से गहराई से जांच कर रही है। और राधिका यादव मर्डर केस को लेकर सामने आ रही थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरोपी पिता का कहना है कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली हैं। इसके साथ ही राधिका की मां के बयान भी विरोधास्पद नजर आ रहे हैं और पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बाप ने बेटी को प्लेयर बनाया, फिर बाप ने ही बेटी को क्यों मार डाला? राधिका मर्डर केस की मिस्ट्री, क्या छिपा रहा राधिका का परिवार? मर्डर के वक्त कहां थे राधिका के मां और भाई? मां और भाई पर अब तक 2 थ्योरी सामने आई। गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस बाप ने अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, बेटी के लिए टेनिस एकेडमी खुलवाई, उसने ही अपनी बेटी को मौत के घाट क्यों उतार दिया? पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी पिता ने बताया कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली हैं। पुलिस को दिए बयान में राधिका की मां ने कहा था कि वो बीमार थी और दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वारदात के वक्त राधिका की मां घर के बाहर लोगों से बातें कर रही थी। पुलिस को दिए बयान में आरोपी पिता ने कहा कि वो बेटी की कमाई खाने वाले ताने से परेशान थे, लेकिन आरोपी दीपक के चचेरे भाई ने बताया कि दीपक फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाहर आके बाहर हाँ, बाहर आपने बात कर रहे थे। हाँ, एक तो उस घर के एक मम्मी था, एक वो वाइफ था, इसकी मम्मी था। हाँ, राधा जी की मम्मी। बचपन से बहुत ट्रेनिंग दिलाई है, लेके जाते तो खर्चा किया बिटिया पे, तो अब उनके पास इनकम थी तभी तो खर्च कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड और राधिका के परिवार के दावों के बाद इस मर्डर मिस्ट्री में नया पेज सामने आ गया है, क्योंकि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक राधिका की मां ने बताया था कि वो दूसरे कमरे में मौजूद थी और उन्हें नहीं पता कि उनके पति ने बेटी की हत्या क्यों की है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि राधिका की मां घर के बाहर पड़ोसियों से बात कर रही थी। तभी राधिका के पिता बालकनी में आकर चिल्लाने लगे कि उन्होंने राधिका को मार डाला है। प्यारेलाल जी, जब ये इंसिडेंट हुआ कल करीबन 10:30 बजे, तो क्या आपने गन शॉट्स की आवाजें सुनी थी? जी नहीं, मैं नहीं सुना था। मैं यहाँ नहीं था, मैं था मंदिर में। मंदिर से आने के बाद में हमने ये सब कुछ बातें उतें कर रहा था, पानी भी पड़ रहा था, बारिश भी। तो हम हल्का फल्का मैं खड़ा होकर मैं सुना कि आपने लड़ाई हो रहा, क्या हो रहा था। मैं सुना कुछ ये सब बात बता रहा है, लड़ रहे झगड़ रहे हैं। राधिका यादव मर्डर केस में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राधिका की मां अपने पति को सनकी बता रही है, लेकिन इस सब के बीच सवाल इस बात का है कि क्या राधिका का परिवार कुछ छिपा रहा है या फिर इस मर्डर केस में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। राधिका मर्डर केस को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। बेटी को नेशनल प्लेयर बनाने वाले पिता ने उसे क्यों मार डाला, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एकेडमी खुलवाने वाले पिता ने एकेडमी बंद करने को क्यों कहा था और वारदात के वक्त में आरोपी पिता ने अपने बेटे को बाहर क्यों भेज दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दीपक ने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन बॉडी के अंदर से
4 गोलियां कैसे मिली हैं? क्या आरोपी दीपक यादव को छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और उधर देखिए, एनामुल का नाम भी सामने आने के बाद पे वायरल वीडियो की चर्चा भी काफी हो रही है, जिसमें क्या है राधिका मर्डर केस का इनामुल हक कनेक्शन? राधिका यादव मर्डर केस पर क्या बोले इनामुल हक? हमने राधिका को लॉक कर दिया क्योंकि हम लोग इसके सही थे। कैसे हुई थी राधिका और इनामुल हक की मुलाकात? गुरुग्राम पुलिस राधिका यादव मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन राधिका के मर्डर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राधिका और इनामुल हक के वीडियो की हो रही है। वो वीडियो जिसमें राधिका और इनामुल हक एक साथ नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या राधिका यादव मर्डर केस का इनामुल हक से कोई कनेक्शन है? हालांकि इनामुल हक ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। एक इंटरव्यू में इनामुल हक ने बताया, मैं पहली बार टेनिस प्रीमियर लीग में राधिका से मिला था। दोबारा एक वीडियो शूट में राधिका से मुलाकात हुई थी। वीडियो का शूट नोएडा में 1 से 1.5 साल पहले हुआ था। राधिका की मां सेट पर गार्जियन की तरह मौजूद रहती थी। हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था। मैं उनके परिवार को नहीं जानता। राधिका अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करती रहती थी। मैं चाहता हूं कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। मैं पूरी तरह से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो वो चाहत थी, लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया। या मैंने कोई रील देखी थी, 1-2 रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा ऐड था, तो मतलब उनकी चाहत थी इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं, पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं। पूछते नहीं है कि घर में कौन है या क्या गम है, क्या खुशी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको बताएं कि इसको वो एंगल ना दें हिंदू मुस्लिम जिहादी, क्योंकि अगर हम बोलें कि लाइक मैं मुस्लिम हूँ, राधिका हिंदू है, तो ऐसे तो मैंने और म्यूजिक वीडियो भी शूट करे हैं, मुस्लिम के साथ भी करे हैं, सुम्बुल तौकीर के साथ में, अलग अलग। तो आर्टिस्ट तो हम तो शूट करते हैं। मैंने कितने शोज करे हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी स्पेशली रिलीजन देख के हमारा कुछ नहीं। इनामुल हक के मुताबिक उनके और राधिका के बीच रिश्ते केवल प्रोफेशनल थे। वो राधिका के परिवार को नहीं जानते। इनामुल हक ने यह भी कहा कि राधिका यादव अपना सोशल मीडिया अकाउंट बार बार डीएक्टिवेट करती रहती थी। इनामुल हक ने बताया कि वो शूट के दौरान राधिका की मां से एक बार जरूर मिले थे, क्योंकि उनकी मां गार्जियन के तौर पर शूट पर साथ आती थी। उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया, उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। मैंने पूछा भी, तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी राधिका ने कि उनके दादा नहीं रहे, ग्रैंडफादर। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ गया कि आई थिंक ये वजह है कि वो प्रमोट नहीं कर रही। और ये हमारे लिए नॉर्मल भी है, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है। तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट करी थी आपको? नहीं। देखिए, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते रहते हैं। और वो हमको कैसे पता चलता है कि हमको उनकी स्टोरीज नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं उनकी स्टोरीज दिखती। तो मेरे साथ में मेरा गाना प्रमोट उन्होंने किया हुआ था, तो कभी कभी राधिका कोलैब में नहीं दिखती थी, कभी कभी कोलैब में दिखती थी। मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करूँ तो उससे क्या है कि वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करती रही है 2-3 बार। और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो एक्टिवेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया, बट नॉर्मली ऐसा है। तो उससे कोई लेना देना है नहीं है, पर जो मैंने देखा तो आपको बता रहा हूँ। शूटिंग सेट पे मदर से मुलाकात हुई थी? जी, मदर से मुलाकात हुई थी, लेकिन मदर को भी हम आंटी जी बोलेंगे ना, हमें उनका नाम नहीं पता। जस्ट मैंने उनको जी
तो उस वक्त वो खुशी वो चाहती थी कि हाँ उनकी बेटी जो है वो फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जाए। क्या भाव आपको लगा? नहीं, या फिर कई मैं- बार ऐसा होता है कि फैमिली नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि है ही नहीं। ना मैं ये बोलूंगा कि उनको मन नहीं था शूट कराने का। एक नॉर्मल जो सबके पेरेंट्स आते हैं सेट पर, शांत बैठते हैं, सबसे हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, एक नॉर्मल। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है, ऐसा नहीं कि नाराज हैं। गार्जियन की तरह सेट पर आए थे, शूट किया और चले गए। इनामुल हक इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। इनामुल का कहना है कि वो पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। और चलिए बात करेंगे जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाला ये सरगना कोड वर्ड इस्तेमाल करता था, ऐसा कोड वर्ड जिसे साधारण इंसान समझ ही नहीं सकता। सिर्फ उसके एजेंट इस कोड को इस्तेमाल करते थे और समझते थे। नेपाल से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैले एजेंट से छांगुर इन्हीं कोड वर्ड के जरिए बात करता था और धर्म परिवर्तन का टारगेट चुनता था, समय देता था और फिर अमल करता था। आपको बताते हैं कि कौन से कोड वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आपको समझाते हैं कि मिट्टी पलटना यानी कि धर्मांतरण, और दूसरा कोड वर्ड था प्रोजेक्ट यानी कि लड़की। लड़की को यह प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और काजल लड़की का उत्पीड़न, और दर्शन यानी कि छांगुर से लड़की की मुलाकात को दर्शन कहा जाता था। ये 4 कोड वर्ड हैं और इन्हीं कोड वर्ड के जरिए ये अपने एजेंटों से बात किया करता था। अब आपको बताते हैं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण गैंग का प्लान डिकोड होने से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। जांच एजेंसी को आखिर कैसे मिले कोड वर्ड और फिर कैसे हुआ खुलासा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। बलरामपुर की आलीशान कोठी में चलता था एक खौफनाक खेल। एटीएस की गिरफ्त में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने मजहब की आड़ में तैयार की थी 50 युवकों की फौज, जो बाबा के एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकती थी। लश्करे छांगुर के स्पेशल 50। जलालुद्दीन बना रहा था अपनी फौज। इस्लामिक राष्ट्र की खौफनाक साजिश। एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 1 साल के भीतर इतनी ज्यादा रकम हासिल की कि उसने बलरामपुर के उतरौला में आलीशान कोठी बना ली, शोरूम बना लिया, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली, और तो और उसने अपने इस किले में आतंक का अड्डा बना लिया और यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना लिया। जलालुद्दीन किसी शातिर अपराधी की तरह कोड वर्ड का इस्तेमाल अपने एजेंट से बातचीत के लिए करता था ताकि किसी को शक भी न हो और वो कामयाब हो जाए। प्रोजेक्ट, काजल, मिट्टी पलटना और दर्शन जैसे कोड वर्ड सामने आने के बाद एजेंसियां भी हैरान हैं। इन युवकों को न सिर्फ धर्मांतरण में लगाया गया बल्कि हिंसा और दबाव का जरिया भी बनाया गया। इनका माइंड कंट्रोल इस हद तक था कि बाबा का हर आदेश बन जाता था आखिरी हुक्म। कहने का मतलब, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 50 युवकों की एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी जो धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। ये सभी 40 से 50 युवक बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के अड्डे पर रहते थे और उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। ये एक तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की कमांडो यूनिट थी जो उसके लिए मरने मारने को भी उतारू थी। इतना ही नहीं, बलरामपुर में एटीएस की छानबीन के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के ठिकाने से सीजर ए तैयबा नाम की किताब मिली है जिसे खुद बाबा ने छपवाया था। बताया जा रहा है कि इस किताब को बाबा ने प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म प्रचार की आड़ में छपवाया था, लेकिन इसका असली मकसद लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी
प्राप्त की जाएगी। एटीएस को अब शक है कि ये किताब ही उस पूरे ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क का मुख्य औजार थी जो धर्मांतर की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही थी। अब एजेंसियां इस किताब की छपाई, वितरण और इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। यानी ब्रेन वॉश का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था, पूरा ब्लूप्रिंट्स अब सामने है। शीज़र तैयबा किताब 50 युवकों की टास्क फोर्स और इसके साथ ही मदरसों को भी टारगेट किया जाता था। इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। सूत्रों के अनुसार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर मुस्लिम युवकों को पैसा देता था और हर हिंदू लड़की के लिए अलग रेट तय करता था। एटीएस के हाथ लगे कॉल रिकॉर्डिंग को जब डिकोड किया गया तो सामने आया कि छांगुर कुछ खास शब्दों से अपनी धर्मांतर टास्क फोर्स को निर्देश दिया करता था, जैसे मिट्टी पलटना शब्द धर्मांतरण के लिए, प्रोजेक्ट शब्द लड़कियों के लिए, काजल मानसिक प्रताड़ना के लिए और दर्शन शब्द लड़की से मिलने के लिए इस्तेमाल करता था। एटीएस की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बाबा ने मजहबी संस्थाओं के नाम पर एक पूरा सिंडिकेट खड़ा किया और उसे फैला दिया। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये खेल कितने राज्यों और देशों तक फैला है। जलालुद्दीन और छांगुर के अवैध धर्मांतरण गैंग में शामिल मोहम्मद अहमद को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद अहमद से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत करने की कोशिश की थी और उसके बाद में मोहम्मद अहमद की क्राइम कुंडली भी जांच एजेंसी खंगाल रही है। बलरामपुर से लेकर पुणे तक मोहम्मद अहमद ने छांगुर की मिलीभगत से अकूत दौलत कमाई और बलरामपुर में साल 1993 में पूर्व सांसद पर हमले का मामला अब भी चल रहा है। उस घटना को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। जाहिर है कि छांगुर का राइट हैंड कहे जाने वाला मोहम्मद अहमद इस गैंग का सक्रिय सदस्य है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य का राजदार और छांगुर बाबा के राइट हैंड मोहम्मद अहमद का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। महज 19 साल की उम्र में मोहम्मद अहमद ने बीजेपी के कद्दावर नेता और बलरामपुर के तत्कालीन सांसद सत्यदेव सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया था। ये घटना 1993 में विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन नया नगर बूथ पर हुई थी। कोतवाली उतरौला क्षेत्र में स्थित नया नगर मोहम्मद अहमद का पैतृक गांव है। विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग की सूचना पर तत्कालीन सांसद सत्यदेव सिंह नया नगर बूथ पर पहुंचे थे। बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर मोहम्मद अहमद और अन्य 5 लोगों ने मिलकर सत्यदेव सिंह पर जानलेवा हमला किया और गोली मारी थी। सत्यदेव सिंह के पेट में गोली लगी थी और वो बुरी तरह घायल हो गए थे। सत्यदेव सिंह के अंगरक्षकों ने जवाबी फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर से सत्यदेव सिंह को लखनऊ ले जाया गया था। अब भैया हम जब पहुंचे तो गोली दबा था, वो हमारे वैसे ऐसे लंबे थे, ऐसे चले नहीं तो हम ही चले जाते। अगर थोड़ा और नीचे चलकर तो हम चले तो हमारा तो कोई 75 नहीं होता। आप भी वहाँ मौजूद थे जब हम पहुंचे ना जीप लेके पहुंचे। इस घटना में 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली उतरौला में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें मोहम्मद अहमद भी शामिल है। हालांकि सत्यदेव सिंह का 2020 में निधन हो चुका है, लेकिन ये मुकदमा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। कोतवाली उतरौला का मुकदमा है जो कि न्यायालय श्रीमान एडीजे फर्स्ट महोदय का आज भी विचाराधीन है। और उस समय विधानसभा चुनाव में सदैव सांसद जो सत्यदेव सिंह जी थे उस समय भाजपा के सांसद थे और नया नगर बिशुनपुर में उस समय वो आए हुए थे और उनके ऊपर जानलेवा हमला करके ये जो मोहम्मद अहमद खां है ये था और इसके साथ में 2-3 साथी और थे। इन लोगों ने उनको घायल कर दिया था। मोहम्मद अहमद एक शातिर और गिरोहबंद संगठित अपराध को अंजाम देता आया है।
महाराष्ट्र के पुणे और उत्तरौला में मोहम्मद अहमद की करोड़ों की संपत्ति सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है। सर्वेश सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर।